आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस बशीर। वेलकम बैक टू अवैस अकेडमी। सो जी, आज का टॉपिक जिस तरह के आप जानते हैं कि जी हमारा लास्ट टॉपिक होगा किसके ऊपर जी, हमारे पास अकाउंटिंग क्विजन, जो कि टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आज लेक्चर जो है लास्ट होगा, इस पे हमने चेक करना है कि फ़ाइनल इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे जी कौन कौन सी शराइ जिस पे हम पूरा उतर के इस पे जी हम अकाउंटिंग की स्टेटमेंट बनाएंगे। अदरवाइज़ हमारी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी। क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे आज फाइनल फॉर्म में पढ़ेंगे लास्ट पे। पहले भी आप चेक कर चुके, इसको आज हम क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। सो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर तो आप न्यू हैं इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिल करे तो करते हैं। तो उसके बाद जो है आगे हम चेक करते हैं कि आज का टॉपिक हम किस तरह इसे क्लोज़ करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो रह गई हैं जिसको हम फर्दर रिवाइज़ कर देंगे और क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि सोर्सेज जो हमारे पास सोर्स है वो फ्रैंकफुट की हमारे बिजनेस अकाउंटिंग है 13 एडिशन है, उससे मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो ताकि ये कि आप चेक कर सकें इंटरनेशनल रूल्स क्या है और आप ट्रेडिशनल वेज में से किस तरह अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज कहते हैं। तो हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल वे में और रिपोर्टिंग फॉर्म में क्या फ़र्क है। याद रखें, जो भी तरीक़ाकार करे कोई भी एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा, दोनों ही तरीके ठीक है। तो इसलिए इसमें आपने कोई नहीं झिझकना, लेकिन ज़रूर आप मेंशन ज़रूर कर दें किस फॉर्म में आप उस सवाल को हल कर रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे कि आपने देखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000 एट बैंक, कारोबार शुरू किया गया है। तो हमारे पैसे जो थे, याद रखिए कैश दो तरह की होगी, कैश इन हैंड होगी, कैश एट बैंक होगी। कैश इन हैंड का मतलब है जो कि नकद पैसे आपके बिज़नेस में मौजूद हैं, और दूसरा इफेक्ट जो हमारे पास कैश एट बैंक, इसका मतलब है पैसे तो बिज़नेस के लेकिन वो बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। सो वो भी हमारा जो है एसेट ही कंसिडर होगा, दोनों एसेट्स हैं। तो इसका मतलब है जो जिन चीज़ों से हमारे कारोबार शुरू किया जाता है तो वो हमारा कैपिटल सरमाया होगा। ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे जी, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट किया उसने कारोबार, वो है हमारे पास कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में हम कैश ज़रूर करेंगे, अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब यही होता है कि वो पैसे जो बैंक में पड़े हैं वो हमारा एसेट है कारोबार में। दूसरा आगे हमारे पास कहता है ब्लैक बाइस स्मॉल शॉप फॉर 32,000 विद बैंक पेमेंट। अब हमारे पास सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल शॉप है क्या। स्मॉल शॉप हमारे पास एसेट होगा, बिज़नेस के कारोबार में किसी मलकियत का इजाफा हो जाए तो वो हमेशा हमारा एसेट होगा। तो ये मलकियत है, यानी कारोबार में कारोबार करने के इस्तेमाल के लिए, उस कारोबार के में ही इस्तेमाल होने के लिए स्मॉल शॉप उसने खरीदी। तो इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारे पास, और दोनों इफ़ेक्ट्स हमारी एसेट साइड पे ही होंगे, इसकी लाइबिलिटी और कैपिटल साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि एक इफ़ेक्ट हमारे पास एक इजाफा हो रहा है, वो हो रहा है स्मॉल शॉप यानी एसेट में इजाफा हो रहा है, और दूसरा कमी हो रही है, वो कौन सी हो रही है, बैंक अकाउंट में कमी हो रही है। यानी इजाफा भी और कमी भी दोनों एसेट साइड पे हैं। स्मॉल शॉप हमने खरीदी तो एसेट में इजाफा, और जिस वजह से खरीदी यानी हमने अदायगी की बैंक से तो बैंक में कमी होगी, और वही हमारे पास वो भी एसेट साइड पे ही कमी होती है। तो ये दोनों इफेक्ट्स हमारे एसेट साइड पे होंगे। फिर हमारे पास थर्ड पे बोलता है, कहता है परचेज इन्वेंट्री फॉर 7,000 फ्रॉम डी स्मिथ ऑन टाइम। अब जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी एक मरतबा लास्ट टाइम रिवाइज कर देते हैं। ऑन टाइम का क्या मतलब? ऑन टाइम का मतलब है कि उधार पेमेंट्स, अगर हम किसी से चीज़ खरीद रहे हैं तो उधार पे खरीद रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं तो उधार पे हम फ़रोख्त कर रहे हैं। तो अगर तो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, इसका मतलब है हमारे लिए अकाउंट पेएबल हो जाएगा। अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल होगा। हमने अभी नहीं, किसी फ्यूचर वक्त में ऑन टाइम कोई वक्त तय कर लिया तो उससे बाद में हम पैसे वसूल करेंगे। तो जी यहाँ पे कहता है परचेज इन्वेंट्री याद रखें गुड्स है, ठीक है। मर्चेंडाइज लिखें, इन्वेंट्री लिखें, सारी वही एक ही फार्म है, इसके नाम है मुख्तलिफ, ठीक कैटेगरीज हैं। जो भी आप लिखें तो परेशान हुए बगैर उसको देखें, ये ना किया करें नई चीज़ आ गई पता नहीं क्या चीज़ है। तो इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज, परचेजेज सेम एक ही चीज़ है। इनको जैसे भी लिखें तो आपके जो चेक करें अकाउंटेंट हैं वो कभी भी आपका सवाल जो है वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है जी। आगे कहते हैं परचेज इन्वेंट्री फॉर 7,000 फ्राम डी स्मिथ ऑन टाइम। इसका मतलब है इन्वेंट्री उसने खरीदी 7,000 की किससे? डी स्मिथ से। अब याद रखें कि यहाँ पे उसका नेम आ गया, इसका मतलब है ऑन टाइम, साथ उसने बता भी दिया। अगर बिल फर्ज यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आता, कैश ना बताता, ना ऑन टाइम बताता, बस नेम आता, इसका मतलब है
कि वो उधार पे ही हमने क्या है खरीद की है। इसी खरीदी है क्यों, इस लिहाज से कि याद रखें कारोबार में जो कारोबार करने वाले होते हैं उनका कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ पैसा होता है। अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो अगर वो किसी को चीज़ बेच रही है और याद रखें उसकी क्वांटिटी वो साल के एंड पे या उस डे के क्लोजिंग पे वो देख रहे हैं कितनी चीज़ें कम हुई हैं, बस इसके अलावा उनका कोई ताल्लुक नहीं। पैसे उनके पास आ रहे हैं, चीज़ फ़रोख्त ही, क्योंकि वो फ़रोख्त करने के लिए ही लाए। अगर नेम एड्समीन मेंशन करने का मकसद होता है कि फ़लाना बंदा जिसको हमने ये बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब ये है इसको उधार पे दे रही है, तभी उसका नाम होता है। अदरवाइज़ हम कभी भी किसी बंदे का नाम रिकॉर्ड नहीं करते। जो भी फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे हम पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास बस पैसों के साथ एंट्री होती है, अदरवाइज़ और नहीं होती। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया जी। इस पे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इस पे आपने याद रखना है कि परचेज़ हमारे पास इन्वेंट्री है। याद रखें सबसे पहले इन्वेंट्री में इजाफा एसेट साइड पे, और दूसरा आगे कहता है क्या चीज़ हमारे पास डिसमिथ है, हमने खरीदा, इसका मतलब दूसरा लाइबिलिटी में इजाफा होगा अकाउंट पेबल। यानी अकाउंट पेबल आप लिख लें या उसका नेम लिख लें अकाउंट पेबल के खाने में, तो तब भी ठीक है। ठीक है, आज इंशाल्लाह ताला ट्रेडिशनल वे में इसको करेंगे, देखेंगे कि इसमें और दूसरे फार्म में क्या फ़र्क है और किस तरह इसको लिखा जाता है और किस तरह इसमें चेंजिंग होती है। ठीक है जी। उसके बाद 4 पे कहता है गुड सोल्ड ऑन टाइम फॉर 600 टू जे ब्राउन। ठीक है, अब हमने चीज़ें फ़रोख्त की, जब भी फ़रोख्त करनी है तो जिस बंदे से पैसे वसूल करने हैं, या अगर तो हो गए तो कोई बात नहीं, अगर नेम वो बता रहा है इसका मतलब ये है ऑन टाइम भी बता दिया और नेम भी बता, इसका मतलब है उधार पे है। अब ये बंदा हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल होगा जो कि एसेट होता है। ठीक हो गया। अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये दोनों के दोनों हमारे एसेट साइड पे आएंगे। इसकी वजह किस तरह पता चला, जब गुड्स सोल्ड होंगी तो इन्वेंट्री में हमारी कमी आ जाती है, वो चूँकि एसेट होता है। उसके बाद हमारे पास जो आगे जी जिस बंदे को हमने फ़रोख्त किया अकाउंट रिसीवेबल, उनसे पैसे वसूल करने, वो भी एसेट होता है, वो भी एसेट साइड पे हम अकाउंट रिसीवेबल के खाने में उसका नेम लिख के शो करते हैं ताकि ये कि पता चल जाए कि किस बंदे से हमने पैसे वसूल करने हैं। तो दोनों इफेक्ट हमारे एसेट साइड पे, लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। आगे 5th पे कहता है गुड सोल्ड ऑन इमीडिएट पेमेंट फॉर 400। आपको पता चल रहा होगा इमीडिएट फौरी तौर पे क्या है कि जी और एट दिस पार्ट आपने पेमेंट कर दी। इसका मतलब सिंपल फॉर्म में अगर करें तो वो ये है जी, वो क्या चीज़ें उसने बेची हैं कैश बेसिस पे, सिंपल सी बात है। तो उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसलिए कर रहा है ताकि आपको इंटरनेशनल रूल्स भी समझ आए। उसके बाद कहता है गुड सोल्ड, उसने इमीडिएट पेमेंट है। इसका मतलब है जी दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे, दो इफेक्ट। एक हमारी इन्वेंट्री में कमी आ गई, गुड्स हैं इन्वेंट्री में कमी हो जाएगी, चीज़ें बेच रहे हैं। दूसरा हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है 400, वो उतने ही रुपये जो हैं वो इजाफा हो जाएंगे। दोनों इफेक्ट्स हमारे पास एसेट साइड पे ही होंगे। आगे हमारे पास 6 पे कहता है ब्लेक पेमेंट पेज डिसमिथ 3000 बाय बैंक ट्रांसफ़र। कहता है जी ब्लेक ने पेमेंट की डिसमिथ को। ठीक है जी, डिसमिथ क्या है हमारे पास, अब आप चेक करें, ब्लेक जो कि मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, अब उसने डी स्मिथ को 3000 रुपये दिए हैं बैंक ट्रांसफ़र से। अब डी स्मिथ क्या है, जब आपने ट्रांजैक्शन 3 देखी तो यहाँ पे इस बंदे से हमने उधार पे 7000 की चीज़ें खरीदी थी। ठीक है, तो अब पेमेंट करने लगे। इसमें क्या है होगा, एक तो हमारे पास दोनों इफेक्ट डिफरेंट हो गया। एक अकाउंट पेएबल में कमी, क्या कि डी स्मिथ के अकाउंट में 7000 जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट पेएबल, हमने अदा करना लाइबिलिटी, वहाँ पे 3000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास है बैंक से जिससे पेमेंट कर रहे हैं उसमें भी कमी वाक़या हो जाएगी। ये हमारे पास 6 है। उसके बाद जी लास्ट में हमारे पास 7 ट्रांजैक्शन है। 7th वो क्या है जी, जे ब्राउन who owns Blake 600 make a part payment of 200 by check। कहता है जी जे ब्राउन वो बंदा जिसने जी क्या है जी उधार पैसे लिए हुए हैं, जिस जो मकरूज़ है ब्लेक का कितने रुपए से, 600 से। ठीक है, मेक ए पार्ट पेमेंट कुछ एक हिस्सा अदा करता है। वो कितना है जी 200 का जी बाई चेक, यानी चेक के साथ वो अदायगी करता है। कहता है कि जी मैं इतने तो नहीं दे सकता फुल पेमेंट, लेकिन कुछ हिस्सा दे सकता हूँ। तो वो क्या कहता है 200। अब देखेंगे हम क्या चीज़ है, जे ब्राउन के जे ब्राउन हम चेक करेंगे, इससे हमने 600 लेना है। यहाँ भी वैसे उसने मेंशन कर दिया, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे नेम के साथ। हमने वो जिसकी चीज़ें फ़रोख्त की थी अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें याद रखिए कि हमने उससे 600 लेना था, उसमें अकाउंट रिसीवेबल एसेट साइड में कमी होगी 200 की, और इजाफा क्या होगा एसेट साइड पे ही कैश में इजाफा होगा, यानी वो बैंक वाली कैश
कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट में इजाफा होगा कितना 200 का। ये तो हमारे पास ट्रांजैक्शन है इंशाल्लाह। अभी देखते हैं नेक्स्ट अगले थोड़े से बाद आप चेक करेंगे इसकी सोल्यूशन। उससे पहले जी हमारे पास फार्मूला टू बी यूज्ड, यो फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे। जैसे आप चेक करते रहे, पहले क्या चेक किया जिस वक्त हमने काम किया जी, क्या कहते हैं जी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर आप वीडियोस देखें और जिसमें प्रीवियस देखें उसमें जो यूज़ हुआ है वो जी कैपिटल के बराबर हमने लाना है। वो किस तरह कैपिटल के बराबर हमने लाई साइड एसेट्स में जिस वक्त लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे हम तो हमारा कैपिटल के बराबर वो साइड आ जाएगी और हमारे दोनों तरफ जो जैसे कोई हमारे पास जी रिपोर्टिंग फॉर्म थी जैसे उन्होंने हल करके बताया और हम वैसे ही कर रहे थे। तो पता चला कैसे जी हमें कि जी हम कैपिटल नीचे लिख रहे होते हैं, सिर्फ उसे ऊपर एसेट्स जितने होते हैं उसमें लाइबिलिटीज़ माइनस कर लेते हैं एंड देन वो वाली साइड भी बराबर आ जाती है और कैपिटल भी साइड बराबर आती है, उसको बराबर लेके जा रहे होते हैं। ये तो वो फार्मूला जो कि यूज़ हो चुका है। अब जो याद रखे, अगर आपके पास वो एसेट दे, वो कहते हैं कि एसेट किस तरह फाइंड होता है, तो आपको याद रखना है कि फार्मूला आपने लिखना है लायबिलिटी प्लस अनइक्विटी और कैपिटल। फिर अगर आपको लायबिलिटी दे, एग्जांपल के तौर पे आपके क्वेश्चंस में दे लायबिलिटी फाइंड करें तो एसेट्स में से माइनस कैपिटल करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जी के लायबिलिटी क्या है, यानी कि टोटल एसेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि लायबिलिटी क्या है जो कि आपने अदा करनी है। दोबारा सुन लें, अगर आपको कैपिटल फाइंड करना हो तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस वक्त एसेट फाइंड करना हो तो लायबिलिटी में कैपिटल प्लस कर देंगे और जिस वक्त लायबिलिटी करनी है फाइंड, ठीक है, और एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लायबिलिटी असल है कितनी और ज़िम्मेदारी आपकी कितनी है। ट्रेडिशन वे में याद रखें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो ये यूज़ करेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस अनइक्विटी। अभी इसका मतलब मुश्किल कोई नहीं, आपने ये कहना पहले ये हुआ अब ये क्या चीज़ है, नो इसका मतलब ये है जैसे हमने क्या किया था, लायबिलिटी और कैपिटल साइड जो भी हैं वो इकट्ठी कर लेंगे, सिंपल सी बात है। हमने एसेट्स में से माइनस लायबिलिटीज़ नहीं करनी, बाकी वही फैक्ट्स हैं आप इंशाल्लाह चेक करेंगे जिस वक्त तो आपको पता चल जाएगा इन पे डिफ्रेंशिएशन और कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास 7 ट्रांजैक्शंस होगी और ये फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो कि अकाउंटिंग क्वीन का एग्जैक्ट और ओरिजिनल फार्मूला है, वो फार्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस अनइक्विटी और कैपिटल। यानी अनइक्विटी का भी वही मतलब है और कैपिटल का मतलब है वो चीज़ें जो मालिक लेके आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ मालिकों का हक होता है, वो अनइक्विटी कहलाते हैं, ठीक है, और वो कैपिटल भी वही होता है जो मालिक लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी जो मालिकों का पैसा होता है वो कैपिटल होता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है। अब कैपिटल लाने के 2 से 3 तरीके होते हैं, याद रखें वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम कैसे करते हैं, कुछ तो पैसे मालिक लेके आते हैं, कुछ ये करते हैं हम किसी से लोन लेके आते हैं, तो वो वाला लोन जो से हिस्सा तो वो लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। यानी किसी बंदे से एसेट्स हम कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि किसी बंदे से हम ले लेते हैं, अपने दोस्त से कर्ज ले लेते हैं, वो हम लेके आते हैं कारोबार में एज ए एसेट असासा शो करने के लिए। तो क्या होता है वो लायबिलिटी, यानी हमने कोई चीज़ खरीदी उधार दे दी तो वो लायबिलिटी शो करते हैं ताकि हमारे दोनों साइडें बराबर हो जाए। या अगर हमारे असासा जात हैं तो उसमें कितना हद तक हमारा पैसा है और कितना हद तक हमारी जिम्मेदारी इन लोगों से उधार लेके लिए। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले स्टेप पे, जिस पे इसे हल करके हम ट्रेडिशन वे में देखते हैं जी क्या इसमें और दूसरे फार्म में। अब जो सिंपल सी बात है जी, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन ट्रेडिशन फार्म में आपके सामने जैसे कि फार्मूला मैंने रखा है वो जी जैसे कि बैलेंस शीट का फार्मूला है, अकाउंटिंग क्वीन का फार्मूला है, ठीक है, ये बेस हमारे पास होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस अनइक्विटी। इस तरह आपने करना है, इजी सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं। ट्रेडिशन जो है वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है अपने सॉल्यूशन में, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में अगर आपको वो दे दे रिपोर्टिंग तो देन आप बाउंड हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप इस वे में करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। अब अकाउंटिंग क्वीजन सबसे पहले आपने लिखना है ऐसे अकाउंटिंग क्वीजन, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वीजन लिख लें या फिर उस कंपनी की लिख लें, कंपनीज अकाउंटिंग क्वीजन लिख लें। तो ये 3-4 फॉर्म्स हैं, जैसे भी आप लिखेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है जी, आगे कहते हैं जी एसेट्स, जैसे कि फार्मूला एसेट्स
इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑनर इक्विटी लिखें और कैपिटल लिखें, एक ही बात है, ऑनर इक्विटी का भी वही है और कैपिटल भी वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल। इन दोनों में से जो मर्ज़ी दिल करे वो आप लिख लें। जैसे कि पहली हमारी ट्रांजैक्शन थी वो ये थी कि उसने इंट्रोड्यूस करवाया कैश एट बैंक के साथ। तो याद रखें जिस वक्त ऐसा हो तो दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक एसेट साइड पे हमारे पास 60,000 बैंक पे इजाफा हुआ, दूसरा हमारे कैपिटल यानी कैपिटल था वो जितनी रकम से हमका कोई चीज़ या बैंक हमारे पास है या जो भी फर्नीचर हो, मशीनरी हो, जिस चीज़ से भी हम अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कराते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल ही होगा, सिंपल सी बात है। सो जी ये हमारे पास जी यहाँ पे उसने कैश इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसका मतलब है कि हमारी बैंक में इजाफा 60,000 का और कैपिटल में इजाफा 60,000। अब याद रखना है हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने देखना है, सम अप करना है उन दोनों साइडों को, एसेट्स को, क्या ये लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है। अगर बराबर है तो आपका आंसर क्लियर है और आप साथ ही चेक कर लेंगे। जहाँ भी गलती 1-2 रुपए की भी होगी तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो उसको आपने ठीक करना है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। दोबारा से मैं बता देता हूँ, पहले को 2 मरतबा बताऊँगा ताकि ये कि आराम से आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को पिक भी कर सकें और आसानी के साथ समझ भी लें, ठीक है जी। बैंक हमारे पास में क्यों इजाफा हुआ, क्योंकि वो पैसों के साथ यानी जो पैसे बैंक में पड़े हुए थे उससे वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया कैश एट बैंक, तो इसलिए हमने 60,000 का इजाफा किया। एक हमारे पास पहला इफेक्ट है एसेट साइड पे, दूसरा इफेक्ट हमारे पास होगा कैपिटल में, वो चीज़ यानी कैपिटल में इजाफा होगा, 60,000 से बात खत्म होगी जी। दूसरा हमारे पास कहते हैं अब 32,000 क्यों माइनस हुआ और शार्प इसमें क्यों प्लस हुआ। इसका मतलब ये है कि उसने बैंक की पेमेंट के साथ उसने एक छोटी स्मॉल शॉप खरीदी थी, किसके लिए, कारोबार के लिए। इसका मतलब वो एसेट है, एसेट यानी शॉप रोज़ाना तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये कि वो इसलिए ये फिक्स एसेट है। अब यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा एसेट साइड पे। अब याद रखें यहाँ पे सीरियल नंबर आप इस तरह लिखेंगे। उसके बाद क्या कहता है वो कि बैंक में कमी हुई, बैंक इसका मतलब है पेमेंट हम कर रहे हैं 32,000 की। अब दोनों इफेक्ट एसेट साइड पे आएंगे। एक में क्या होगा, हमारे बैंक में कमी होएगी 32,000 से, उसके बाद शॉप जितने की ली उसको हमने शो करना है अपनी अमाउंट को, वो प्लस होगी। दूसरी तरफ कैपिटल साइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि बैंक में उतने पैसे माइनस करने 32,000, तो हमारे पास रिमेनिंग बैंक के बैलेंस याद रखें, उसकी सीध में ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक की हो रही है, शॉप की सीध में शॉप की होंगी, इन्वेंट्री के सीध में इन्वेंट्री की होंगी और अकाउंट रिसीवेबल में इस तरह होंगी, अकाउंट पेएबल में लायबिलिटी साइड यानी इसकी सेक्शन होगा और कैपिटल में उसके साथ कोई रिलेटेंट चीज़ होगी तो वो हम डील करेंगे। यहाँ पे अब दोबारा आते हैं, तो बैंक में कमी क्यों हुई, क्योंकि हमने अदायगी बैंक से की, किस चीज़ के लिए, शॉप हमने खरीदी, तो उसमें इजाफा हुआ और हमने कमी कर दी उतने। दोनों फैक्ट्स हमारे एसेट साइड पे हैं, 32,000 का माइनस भी इधर और प्लस भी इधर, माइनस होगा बैंक से, तो वो भी एसेट साइड पे इफेक्ट है, और 32 में इजाफा हुआ तो वो हमारा एसेट यानी शॉप हम खरीद रहे हैं इसलिए वो इजाफा लिखेंगे। 28,000 भी इधर तो 32,000 भी इधर, तो ये दोनों साइडें हमारे पास 60,000 के बराबर होंगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद जी आगे थर्ड पे बोलता है, कहते हैं इन्वेंट्री 7,000 तो यहाँ पे प्लस हो रहा है और अकाउंट पेबल में, इसका मतलब ये है कि जैसे आप ट्रांजैक्शंस को पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि अब इन्वेंट्री इसका मतलब ये है हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार पे, तो टोटल अमाउंट 7,000 थी तो उधार पे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है अकाउंट पेबल लायबिलिटी में हम लिखेंगे। लायबिलिटी ऊपर याद रखें कि जहाँ पे आए उसके ऊपर नहीं लिखना वही ये जो टाइटल्स हमने रखे हुए हैं वो एक ही सीध में होंगे, उनके फैक्ट्स जहाँ पे डेट आएगी उस तरतीब से आराम से, कोई उनका प्लान नहीं करना, कोई आपने मतलब ये कि खराबी नहीं करनी, इधर उधर चीज़ें नहीं करनी, मिक्सअप करके उसकी खिचड़ी नहीं मचानी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है आराम से, ठीक है, ख्याल से इस चीज़ को करें तो मुश्किल कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे, एट द एंड मतलब चीज़ें ख़राब कर देंगी। स्टेप बाय स्टेप जैसे है सीरियल नंबर 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, 4 को देखें, फिर उसके बाद पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन आए तो एकदम ना पिक कर लिया करें, उसको पहले थोड़ा सा अच्छे तरीके से रीड किया करें, फिर उसके बाद चेक किया करें कि हाँ अब आपको कौन कौन सा मसला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फिर उसको अपने जो सबकॉन्शियस में उसे रिवाइज करने की कोशिश किया करें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मैंने याद की थी, उसका इफेक्ट्स क्या है, ठीक है जी। अब न थर्ड पे इजाफा इन्वेंट्री में इसलिए हुआ कि हमने गुड्स खरीदी थी 7,000 की ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन टाइम, तो
एक इफेक्ट हमारे पास एसेट साइड पे 7000 का, दूसरा इफेक्ट हमारी लाइबिलिटी यानी हमारी जिम्मेदारी बढ़ी, हमने पैसे उसको देने, तो उसको कैसे अकाउंटिंग में लिखते हैं, उसको अकाउंट पेएबल में, नाम भी लिख सकते हैं लेकिन अकाउंट पेएबल हम लिखेंगे ताकि शो हो जो लाइबिलिटी वो कि 7000 है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे रखने के यानी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, ठीक है। प्लस का साइन लिख लें तब भी ठीक है, नहीं तो इसके साथ मतलब यही होता है कि ये और ये प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल मिल के हमारी साइड लाइबिलिटी और कैपिटल का सम अप आंसर हमें शो कर रही है। इतनी बात क्लियर होगी। अब जिस वक्त हमने देखा इसके अलावा बैंक में कोई मसला नहीं हुआ, ना इजाफा कमी हुई, ना शाम में कोई हुई, हाँ इन्वेंट्री एसेट में इजाफा हुआ, एसेट साइड हमारे पास यहाँ पे आएगा 28,000 प्लस 32,000 वैसे का वैसे ही प्लस 7,000। इस 3 सीरियल नंबर के बाद के फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 28,000 32,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 7,000, ये जो अकाउंट पेएबल अभी आया, उसके बाद हमारे पास जो कैपिटल था वो पहले का पहले वो हमारे पास आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 60,000 प्लस 7,000 67,000, इन तीनों को जमा करेंगे तो 28 32 60 हो गया, प्लस 7 67,000, यानी ये साइड भी और ये साइड भी हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों हमारी इज इक्वल है, बराबर हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास 4 आता है। 4 पे अब क्या चीज़ें, इन्वेंट्री, अब कहता है जी इन्वेंट्री में कमी हुई 600 की और अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ 600, दोनों इफेक्ट एसेट साइड पे। इसका मतलब ये है कि हमारे दूसरी तरफ कोई असर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये क्या वजह हुई, माइनस 6,000 का मतलब ये है कि हमने 6,600 का मतलब ये हमारी इन्वेंट्री जा रही होगी, हम उनको बेच रहे हैं। अब बेच क्या रहे हैं, ऑन टाइम है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें इजाफा होगा अकाउंट रिसीवेबल में, और यहाँ पे कमी होगी, ठीक है। और यानी चीज़ें जाने के बाद हमारे पास कमी होगी। दोनों इफेक्ट्स इधर ही हैं, दोनों एसेट्स हैं, क्योंकि इन्वेंट्री गुड्स वो भी एसेट है, और जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मीन उसे अभी नहीं, मतलब कुछ अर्से बाद उसे पैसे वसूल करने हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 28,000 वैसे का वैसे, 32,000 वैसे का वैसा, फिर हम वैसे प्लस करेंगे, और फिर हमारे पास ये जो है इसको माइनस करके, क्योंकि गुड्स पहले 7,000 की थी पिछले 3rd सीरियल के बाद, अब 600 माइनस हुआ, तो हमारे पास टोटल चीज़ें जो गोदाम में पड़ी रही हैं वो 6400 की हैं, प्लस जी हमारे पास 600 जैसे अकाउंट रिसीवेबल यानी एसेट में इजाफा हुआ, ठीक है जी, वो हम लिखेंगे। दूसरी तरफ जी लाइबिलिटी वैसे की वैसे 7,000 और वो वैसे की वैसे ही, कोई और फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। इतनी बात क्लियर होगी। 4 पॉइंट्स पहले मैं आराम से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले में जी हमने इंट्रोड्यूस करवाया जी कैश एट बैंक, वो हमारे पास 60,000 बैंक में एसेट साइड में इजाफा हुआ, दूसरा कैपिटल में बढ़ गया, कोई इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ जी हमारे पास जी आगे हमने शॉप खरीदी, दूसरे स्टेप में शॉप खरीदी तो पैसे लगे, 60,000 में से माइनस करेंगे और जितने की खरीदी उसमें प्लस करेंगे कि जी इतनी की वैल्यू थी, हम भी जी उतनी लिखेंगे। 28,000 हमारे बैंक की पेमेंट में हमारे पास अमाउंट रहेगी बैंक की, और उसके बाद कैश हम लिखेंगे 32,000 की वैल्यू के, हमारे पास जो शॉप है वो हम खरीदे, मतलब जितनी खरीदी उसकी वैल्यू, और फिर जी हमारे पास दोनों तरफ देखेंगे वो 60,000 पैसे का वैसा है। 3rd पे जाके इन्वेंट्री हमने खरीदी, इन्वेंट्री में कैश से भी नहीं पेमेंट की, ना कुछ इससे कुछ हुआ, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इजाफा करना है। इसका मतलब ये है ये अकाउंट पेएबल है, लायबिलिटी में इजाफा होगा, वो हमने लिखा। फिर हमने 7,000 60,000 इनको प्लस किया, फिर दूसरी तरफ उनको 28,000 32,000 एंड 7,000 इनको प्लस किया, तो दोनों बराबर आ गए, 67,000 इनका आंसर आ गया जी दोनों साइडों का। फिर 4 पे जी -600 इन्वेंट्री, यानी इसका मतलब ये है कि गुड्स में हमारी कमी आएगी 600 है, यानी हमने क्या है कि फ़रोख्त करनी है, पैसे नहीं वसूल हुए, लेकिन इसकी वजह ये थी कि अकाउंट रिसीवेबल यानी हमने क्या किया, उधार पे ऑन टाइम बेचे, इसलिए यहाँ पे इजाफा हुआ है, और ये कमी जो है इसलिए हुई है कि चीज़ें जा रही हैं। फिर हमारे पास वैसे के वैसे जो पे नहीं फ़र्क पड़ा, 4 एंट्री के बाद 4 सीरियल नंबर के बाद 28 वैसे वैसा 32, क्योंकि हमने हर स्टेप पे टोटल करना है दोनों साइडों को। 32,000 वैसे का वैसा, 7,000 वैसा नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कमी होगी, 6400 रह जाएगा, प्लस हमारे पास 600 जितनी अकाउंट रिसीवेबल है उसका खाता न्यू बनेगा, वो हम लिखेंगे। फिर हम इनको समअप करेंगे, ये 67,000 है, फिर 7 और फिर 60 को प्लस करेंगे, दोनों साइडें हमारी सेम होगी। फिर आगे कहता है 5th पे, आगे कहता है जी 400 के लिहाज से बैंक में इजाफा हुआ, इसका मतलब ये है हमारे पास बैंक में यानी कैश में इजाफा हुआ। इजाफा किस वजह से हुआ, इन्वेंट्री
हमारे पास कमी हुई और इजाफा हुआ। इसका मतलब ये हमने चीज़ें फ़रोख्त की, जैसे कि आप पिछले रिवाइंड करके वीडियो देखें, उसमें मैंने ट्रांजैक्शंस आपको सारी बताई हैं और उसके इफ़ेक्ट्स ये है। तो क्या होगा, इसमें कमी कर देंगे इन्वेंट्री में, क्योंकि बिक रही हैं तो इसका मतलब है इन्वेंट्री से ही जाएंगी चीज़ें, वो गुड्स गई माइनस होगी और जितने पैसे हमें बैंक से वसूल हुए हैं तो उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है इमीडिएट पेमेंट है, हमें क्या है उसी वक्त पैसे वसूल हो गए जिस वक्त हमने चीज़ें फ़रोख्त की थी। ठीक है जी। अब 24 और 28,000 में प्लस करेंगे 400, 28,400 प्लस 32,000, इसमें इजाफा हुआ 32,000 वैसे का वैसा। 64 में 400 माइनस हो गया 6,000 रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस 6 का वैसे का वैसा रह जाएगा। क्रेडिट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाँचवीं एंट्री तक। ठीक है जी। अब कहते हैं 6 पे, 6 क्या हुआ जी, 6 पे हमारी कमी हुई 3,000 की एक यहाँ पे, उसके बाद देखने को मिली कमी यहाँ पे हुई अकाउंट पे। इसका मतलब ये है कि हमने जो कि 7,000 की चीज़ें उधार पे ले रखे थे, छठे ट्रांजैक्शन पे जाके उसकी पेमेंट 3,000 की क्लियर कर दी। हमने कहा 7,000 तो नहीं हम देंगे, लेकिन 3,000 अभी हमसे पेमेंट ले लो, और उसके खाते में पैसे कम हो गए और हमारी जिससे पेमेंट कर रहे हैं यानी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसके खाते में भी कमी कर रहे हैं। ठीक है जी। ये कमी 7,000, क्योंकि शुरू से वैसे का वैसे ही लायबिलिटी चल रही थी ट्रांजैक्शन 3 के बाद। उसके बाद हमने 6 ट्रांजैक्शन में जाकर उसकी पेमेंट की। तो जी अब 7,000 में 3,000 माइनस करेंगे 4,000 है, कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं। इसका मतलब है हमारी राइट साइड जो है 64,000 की है। दूसरी तरफ देखेंगे 600 वैसे का वैसा, 6,000 वैसे का वैसा, 32 वैसे का वैसे, लेकिन 28,400 वैसे का वैसा नहीं रहेगा, इसमें पैसे कम होंगे और ये 25,400 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। इन सब को जमा जैसे करेंगे आप तो 64,000 आंसर आएगा। 7 पे लास्ट स्टेप पे क्या है जी, हमारे पास इजाफा हुआ पैसों में 200 है जी, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल माइनस हुआ 200। इसका मतलब ये है कि हमने उस बंदे से 400 लेना था, 600 लेना था, तो उसने क्या किया जी, हमें 200 की पेमेंट पार्ट पेमेंट कर दी। तो उसने कहा जी ये ले लें, मेरे पास अभी नहीं। तो हमने क्या करना है, जितने उसके खाते में से क्लोज करने हैं 200 वो करेंगे और जितने पैसे वसूल है वो हम उसमें प्लस कर देंगे। फिर हमने किया 25,400 में प्लस किया 25,600, 32,000 वैसे का वैसा, 6,000 वैसे का वैसा, और 600 में से माइनस करेंगे 400, और फिर इसमें क्या है वैसे का वैसा 4,000 है और 64,000। जिस वक्त हम क्लियर करेंगे चेक करेंगे 64,000 हमारे पास दोनों तरफ सेम आएगा। ये था हमारा सारा टॉपिक जी अकाउंटिंग क्वेश्चन का, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और कोशिश करें अगर कोई मसला मसाइल हो तो ज़रूर पूछें। और एक छोटी सी बात, छोटा फार्मूला यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन का, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी होता है। एसेट्स सब साइडें एक तरफ हो जाएंगी और लाइबिलिटी और कैपिटल एक तरफ हो जाएंगे। इन दोनों को हर एक ट्रांजैक्शंस में हमने टोटल करके देखना है क्या हमारे पास इनके जो सेम है। तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, ये भी सेम था, ये भी बराबर सेम था, ये भी बराबर सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम और ये भी सेम। अगर किसी भी स्टेप पे जाके ये अगर मैच ना कर रहे हो तो इट्स मीन आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन को रीड करना है आपने और फिर रिकॉर्ड करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।